India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं ज़ारा। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम अगले आधे घंटे तक आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हिजाब मामले को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट ने मामला बड़ी बेंच के पास भेजा। वादी के वकील ने कहा छात्रों को मिले अंतरिम राहत, महाधिवक्ता ने अंतरिम राहत दिए जाने का किया विरोध। ममता बनर्जी के इलेक्शन एजेंट एसके सुपियन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पलट कर दी सशर्त जमानत। भारतीय प्रवासी छात्र मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2021 और 22 शैक्षणिक वर्ष के लिए किसी भी पाठ्यक्रम के लिए भारतीय छात्रों के समान माना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूचर ग्रुप को जारी किया नोटिस। अमेजन की याचिका पर 23 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। India Legal presents Courts Roundup. चलिए शुरुआत कर लेते हैं कोर्ट्स राउंडअप की। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट में जस्टिस कृष्णा दीक्षित की एकल पीठ ने मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया है और अब कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध के मामले में हाई कोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। जस्टिस दीक्षित की बेंच ने यह अनुशंसा की है। कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर लगी रोक से जुड़े मुद्दे पर हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। बड़ी बेंच अब इस मुद्दे पर विचार करेगी कि क्या स्कूल कॉलेज किसी मुस्लिम लड़की को हिजाब पहनकर आने से रोक सकते हैं या नहीं। इसको लेकर संवैधानिक और मौलिक अधिकारों से जुड़े तमाम मुद्दों पर हाईकोर्ट की बड़ी खंडपीठ विचार करेगी। इस मुद्दे पर कर्नाटक के कई शिक्षण संस्थानों में हिजाब के विरोधी और समर्थक आमने सामने आ गए हैं। कर्नाटक के शिमोगा समेत कई जिलों में पिछले कुछ दिनों में हिजाब के समर्थन और विरोध को लेकर कई प्रदर्शन हुए हैं और इस दौरान छिटपुट हिंसा भी देखने को मिली है। कर्नाटक उच्च न्यायालय में हिजाब मामले पर सुनवाई हुई। इसमें कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य में मुस्लिम छात्राओं द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया। याचिकाओं में दावा किया गया था कि उन्हें सरकारी आदेश के कारण कॉलेजों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जा रही है, जो प्रभावी रूप से हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाता है। जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित ने मामले को बड़ी बेंच को रेफर करना जरूरी समझा। याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने अदालत से छात्रों को अंतरिम राहत देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा उनके पास शैक्षणिक वर्ष के केवल 2 महीने बचे हैं, उन्हें बहिष्कृत न करें। हमें एक ऐसा रास्ता खोजने की जरूरत है जिससे कोई भी बच्ची शिक्षा से वंचित न रहे। आज सबसे जरूरी बात यह है कि शांति आए, कॉलेज में संवैधानिक बिरादरी लौट आए। 2 महीने तक कोई आसमान नहीं गिरेगा। कॉलेज विकास समिति की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता साजन पुवैया ने हालांकि दलील दी कि रीट याचिकाओं में उठाए गए सवाल पूरी तरह से न्यायमूर्ति दीक्षित के रोस्टर के तहत आते हैं। इसलिए उन्होंने कोर्ट से पक्षकारों को सुनने के बाद मामले का फैसला करने का आग्रह किया। महाधिवक्ता प्रफुल्लिंग नवदगी ने अंतरिम राहत दिए जाने का विरोध किया। उन्होंने प्रस्तुत किया, मेरा निवेदन ये है कि कामत ने अपनी दलीलें पूरी कर ली है। अब ये राज्य को बहस करने के लिए है और फिर ये न्यायालय को फैसला करना है। मैं कहना चाहता था कि याचिकाएं गलत है। उन्होंने जियो पर सवाल उठाया है। प्रत्येक संस्था को स्वायत्तता दी गई है, राज्य कोई निर्णय नहीं लेता है। पिछली सुनवाई के दौरान एक याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत पेश हुए। उनकी प्रस्तुतियां इस प्रकार थी। सिर पर दुपट्टा,
यानी हिजाब पहनना इस्लामी धर्म का एक अनिवार्य हिस्सा है। हिजाब पहनना अनुच्छेद 19A के तहत अभिव्यक्ति के आधार द्वारा संरक्षित है। इसे केवल अनुच्छेद 19(6) के आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। हिजाब पहनना निजता के अधिकार का एक पहलू है। सुप्रीम कोर्ट के पुट्टास्वामी फैसले के अनुच्छेद 21 के हिस्से के रूप में मान्यता दी गई है। सरकारी आदेश कर्नाटक शिक्षा नियमों के दायरे से बाहर है। राज्य को इसे जारी करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। इस तथ्य के मद्देनजर परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं और याचिकाकर्ता पिछले 2 वर्षों से हिजाब पहनने के अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। कामत ने प्रार्थना की कि उन्हें अभी कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति देकर अंतरिम राहत दी जाए। अदालत ने अंततः छात्र समुदाय और जनता से बड़े पैमाने पर सरकारी आदेश के विरोध के मद्देनजर शांति बनाए रखने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट APN। सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त किए गए एमिकस क्यूरी ने CJI के सामने उठाया। हंसारिया ने कहा कि मामले में रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है। CJI ने कहा कि वे मामले की सुनवाई पर विचार करेंगे। वकील विजय हंसारिया ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है, जिसमें कहा गया है कि सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों के खिलाफ कुल 4,984 मामले लंबित हैं, जबकि पिछले 3 सालों में विधायकों और सांसदों के खिलाफ 850 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। रिपोर्ट में कहा गया कि दिसंबर 2018 तक सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों के खिलाफ कुल लंबित मामले 4,110 थे और अक्टूबर 2020 तक ये 4,859 हो गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि विधायक और सांसदों के खिलाफ 1,889 मामले ऐसे हैं जो करीब 5 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। देश भर में सांसदों, विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के निपटारे में तेजी की मांग की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मामले की जल्द सुनवाई की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट में एमिकस क्यूरी सीनियर वकील विजय हंसारिया ने कहा है कि उन्होंने मामले में रिपोर्ट दाखिल कर दिया है। प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना ने कहा वो मामले को लिस्ट करेंगे। दरअसल वकील विजय हंसारिया ने सुप्रीम कोर्ट में 16वीं रिपोर्ट दाखिल कर बताया था कि 2 वर्षों में MP, MLA के खिलाफ लंबित मामलों की संख्या 4,122 से बढ़कर 4,984 हो गई है। ये दर्शाता है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले अधिक से अधिक व्यक्ति संसद और राज्य विधानसभाओं में सीटों पर कब्जा कर रहे हैं। सांसदों, विधायकों के खिलाफ लंबित मामले 4,984 ऐसे मामले लंबित हैं, जिनमें से 1,899 मामले 5 साल से अधिक पुराने हैं। दिसंबर 2018 तक लंबित मामलों की कुल संख्या 4,110 थी। अक्टूबर 2020 सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की संख्या 4,859 थी। 4 दिसंबर 2018 के बाद 2,775 मामलों के निपटान के बाद भी सांसदों, विधायकों के खिलाफ मामले 4,122 से बढ़कर 4,984 हो गए हैं। एमिकस क्यूरी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया है कि केंद्र सरकार ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों की त्वरित जांच और मामलों की सुनवाई और न्यायालयों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में जवाब दाखिल नहीं किया है। एमिकस के अनुसार ये आवश्यक है कि सभी न्यायालय इंटरनेट सुविधा के माध्यम से अदालती कार्यवाही के संचालन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे से लैस हों। एमिकस ने केंद्र सरकार को वर्चुअल मोड के माध्यम से अदालतों के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए निर्देश देने की मांग की है, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंस सुविधाओं की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाने की मांग की गई है। हाई कोर्ट को इस संबंध में आवश्यक धनराशि के संबंध में भारत सरकार के कानून सचिव को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा प्रस्ताव के 2 सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा इस प्रकार जारी की गई धनराशि राज्य सरकार के साथ साझाकरण पैटर्न के अनुसार अंतिम समायोजन के अधीन होगी। एमिकस ने प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो और राष्ट्रीय जांच एजेंसी के समक्ष लंबित मामलों की जांच की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश या हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति के गठन के लिए निर्देश देने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट APN।
बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पोलिंग एजेंट एसके सूपिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। पश्चिम बंगाल में पिछले साल हुई चुनाव बाद हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीएम ममता बनर्जी के चुनाव एजेंट को सशर्त अग्रिम जमानत दे दी। उधर सीबीआई ने एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के 3 फरार आरोपियों की गिरफ्तारी पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। सुपियन की ओर से कपिल सिब्बल और सीबीआई की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने 4 फरवरी को इस मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। देवव्रत मैती की हत्या के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा सुपियान की अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज करने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उधर कोलकाता स्थित सीबीआई की विशेष अपराध शाखा ने बीजेपी नेता किशोर मंडी की हत्या के 3 फरार आरोपियों की सूचना देने वाले को 50-50 हजार रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। किशोर मंडी बिनपुर के बीजेपी किसान मोर्चा के मंडल सचिव थे। बिनपुर झारग्राम जिले में आता है। सीबीआई के डीआईजी अखिलेश सिंह ने बताया कि फरार आरोपियों का पता लगाने के लिए उनके पोस्टर भी जारी किए गए हैं। पहले कोलकाता और उत्तरी बंगाल के चुनाव बाद हिंसा के मामलों में फरार आरोपियों पर इनामों की घोषणा की जा चुकी है। अब जांच एजेंसी ने जंगल महल इलाके के आरोपियों पर इनाम रखा है। किशोर मंडी के तीनों आरोपियों में से प्रत्येक के बारे में सूचना देने पर 50-50 हजार का इनाम दिया जाएगा। 3 फरार आरोपियों में तृणमूल कांग्रेस का पंचायत प्रमुख भी है। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद निकले विजय जुलूस के दौरान किशोर मंडी की हत्या कर दी गई थी। बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद बड़े पैमाने पर हिंसा की घटनाएं हुई थीं। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर इन मामलों की सीबीआई जांच जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारतीय प्रवासी नागरिकों या ओसीआई को भारतीय छात्रों के समान माना जाना चाहिए और शैक्षणिक वर्ष 2021 और 22 के लिए किसी भी पाठ्यक्रम में सामान्य श्रेणी की सीटों पर आवेदन करने की अनुमति दी जानी चाहिए। न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को अनुमति दी, जो ओसीआई की छात्रा है और इसके साथ भारतीय समकक्षों के समान व्यवहार किया जा सकता है और उसे 2021 के लिए सामान्य श्रेणी की सीटों में बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी या BAMS पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करने की अनुमति दी गई है। बेंच ने कहा, आदेश से ये स्पष्ट है कि ओसीआई छात्रों को भी भारतीय छात्रों के समान व्यवहार की अनुमति है और शैक्षणिक वर्ष 2021 और 22 के लिए बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी सहित किसी भी पाठ्यक्रम में आवेदन करने की अनुमति है। कोर्ट ने कहा कि यह स्पष्ट किया जाता है कि अंतरिम राहत शैक्षणिक वर्ष 2021 और 2022 तक ही सीमित है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सृष्टि अग्निहोत्री ने याचिकाकर्ता की ओर से अपील करते हुए कहा कि भारत संघ ने अंतरिम आदेश का लाभ बढ़ाया है। कर्नाटक राज्य के संबंधित अधिकारियों जैसे कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण और राज्य आयुष विभाग ने आदेश की व्याख्या यह सुझाव दिया है कि लाभ MBBS और BDS तक ही सीमित है। पीठ ने कहा कि उसने निर्देश दिया था कि याचिकाकर्ताओं के संबंधित पाठ्यक्रमों को लाभ दिया जाना चाहिए। अंतरिम आदेश का हवाला देते हुए अग्निहोत्री ने प्रस्तुत किया कि उनके मुवक्किल ने भारतीय छात्रों के साथ समानता की मांग की और बेंच से उन्हें सामान्य श्रेणी की सीटों पर आवेदन करने की अनुमति देने का आग्रह किया। आगे कहा, मेरी प्रार्थना है निर्देश दें कि याचिकाकर्ता नंबर 3 को भारतीय नागरिकों के समान माना जाए और 2021 के लिए BAMS पाठ्यक्रम में सामान्य श्रेणी की सीटों पर आवेदन करने की अनुमति दी जाए। पीठ को अवगत कराया कि राज्य के संबंधित अधिकारियों ने याचिकाकर्ता से विशेष रूप से ये बताने के लिए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने जहां संकेत दिया कि ओसीआई छात्रों को BAMS पाठ्यक्रमों में सामान्य श्रेणी की सीटों पर अनुमति दी जा सकती है, उसी के मद्देनजर और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि काउंसलिंग आज होनी है, उसने बेंच से जल्द आदेश अपलोड करने का अनुरोध किया। उसके अनुरोध को स्वीकार करते हुए बेंच ने याचिकाकर्ता को 2021 के लिए BAMS पाठ्यक्रमों में सामान्य श्रेणी की सीट के लिए आवेदन करने की अनुमति दी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूचर ग्रुप एंड अमेजन विवाद पर फ्यूचर ग्रुप को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के एक खंडपीठ के आदेश के खिलाफ दायर की गई अपील पर नोटिस जारी किया। अमेरिकी ई-कॉमर्स प्रमुख अमेजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आगामी 23 फरवरी को सुनवाई करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना और न्यायमूर्ति AS बोपन्ना और हेमा कोहली की पीठ ने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड और फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड से जवाब मांगा है। अमेजन ने 2019 में 1500 करोड़ रुपए से फ्यूचर ग्रुप में 49% हिस्सेदारी खरीदी थी। इस डील के तहत अमेजन को फ्यूचर रिटेल में हिस्सेदारी खरीदने का भी अधिकार मिल गया था।
लेकिन 2020 में फ्यूचर ग्रुप ने अपने रिटेल, होलसेल और लॉजिस्टिक्स बिजनेस को रिलायंस रिटेल को बेचने की घोषणा कर दी, जिसके बाद अमेजन ने इस पर आपत्ति जताते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने सिंगापुर ट्रिब्यूनल में अमेजन की मध्यस्थता की कार्रवाई पर रोक लगाई थी। डिवीजन बेंच ने फ्यूचर ग्रुप की अपील पर अंतरिम आदेश पारित किया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि सीसीआई द्वारा डील को दी गई मंजूरी पर रोक लगाने और उस पर तथ्यों को छुपाने के फैसले से प्रथम दृष्टया मामला फ्यूचर ग्रुप के पक्ष में है। इस मामले की सुनवाई करते हुए सीजीआई ने कहा, ये कहते हुए खेद है कि समाचार पत्र अनावश्यक रूप से मेरी टिप्पणियों को सार्वजनिक कर रहे हैं, लेकिन ये दूसरे पक्ष के लिए भी ऐसा ही है। वे भी मामले को खींचना चाहते हैं ताकि सुनवाई चलती रहे। अगर मैं आपके अनुरोध को स्वीकार कर लेता हूं तो दूसरे पक्ष को भी मंजूरी देनी होगी। इससे पहले मंगलवार को चीफ जस्टिस ने दोनों पक्षकारों से कहा कि आप लोगों ने इस मुकदमे को खेल समझ रखा है, जिसमें दोनों ओर से एक के बाद एक हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु राज्य पुलिस द्वारा हेरफेर के आरोपों पर 2011 में एक वकील की मौत की जांच में मद्रास हाईकोर्ट के निर्देश को चुनौती देने पर सीबीसीआईडी को नोटिस जारी किया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ मद्रास हाईकोर्ट के फरवरी 2021 के फैसले के खिलाफ दायर एसएलपी पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि 24 वर्षीय बेटे एस सतीश कुमार की हत्या की गई थी, न कि उन्होंने आत्महत्या की थी, जैसे कि 2012 में सीबीआई ने दावा किया था। पूर्ण पीठ ने एसआईटी के निष्कर्षों से सहमति व्यक्त की थी कि युवक की वास्तव में हत्या की गई थी। उल्लेखनीय है कि एसआईटी की अध्यक्षता सीबीआई के सेवानिवृत्त निदेशक आर के राघवन ने की है। हालांकि क्योंकि एसआईटी काफी प्रयासों के बाद दोषियों का पता नहीं लगा सकी, इसलिए हाईकोर्ट ने अपराध शाखा आपराधिक जांच विभाग को मामले को संभालने और भविष्य में किसी सुराग के मिलने पर इसकी जांच करने का निर्देश दिया था। याचिकाकर्ता के बेटे की मौत के मामले की जांच शुरू में तमिलनाडु की स्थानीय पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंपी गई थी और सीबीआई ने 5 मार्च 2012 को एक स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें आत्महत्या का मामला बताया गया था। हाईकोर्ट ने 20 फरवरी 2013 को श्री आर के राघवन की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया था। पीठ ने नोटिस जारी करने का आदेश दिया, जिसे 3 सप्ताह में वापस करना होगा। कोर्ट ने सीबीसीआईडी को एक स्थिति रिपोर्ट दायर करने का भी आदेश दिया, जिसे हाईकोर्ट के आदेश के बाद से पिछले 1 वर्ष में जांच में हुई प्रगति का संकेत देना होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर को निर्देश दिया कि वे इन जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करें, जो जुनैद मामले में दिए गए निर्देश अनुसार पॉक्सो के तहत आरोपी की जमानत अर्जी की सुनवाई के संबंध में पीड़ित के कानून अभिभावक के साथ साथ सीडब्ल्यूसी को सूचित करने देने में विफल रहे हैं। ये ध्यान दिया जा सकता है कि जुनैद के मामले में हाईकोर्ट ने अन्य बातों के साथ पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत जमानत आवेदनों के निपटान के लिए निर्देश और एक निश्चित समय सीमा जारी की थी। अदालत ने पुलिस और बाल कल्याण समिति या सीडब्ल्यूसी को भी निर्देश जारी किया कि आरोपी की जमानत जस्टिस अजय भनोट की खंडपीठ ने वर्तमान मामले में एसएसपी बुलंदशहर को 11 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड में व्यक्तिगत रूप से पेश होने और अदालत द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने में पुलिस अधिकारियों की विफलता का कारण बताने का भी निर्देश दिया। इस बीच बाल कल्याण समिति और पुलिस अधिकारियों से जुनैद मामले में इस अदालत द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने की अपेक्षा की गई है। बेंच पॉक्सो के आरोपी किरणपाल उर्फ किन्नू द्वारा दायर एक अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान राज्य के लिए एजीए ने तर्क दिया कि दोनों सीडब्ल्यूसी साथी पुलिस अधिकारी जुनैद मामले में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों और पॉक्सो अधिनियम 2012 के प्रावधानों के साथ पॉक्सो नियम 2020 का पालन करने में विफल रहे। न्यायालय ने इस पर भी जोर दिया कि जुनैद मामले में इस न्यायालय के निर्देशों को लागू करने में विफलता अदालत के दिन प्रतिदिन के कामकाज में बाधा डाल रही है और अदालत को हर मामले में खुद को संतुष्ट करना होगा कि क्या सीडब्ल्यूसी और अन्य राज्य के अधिकारियों ने पॉक्सो अधिनियम, सपठित पॉक्सो नियमों और जुनैद में निर्देशित के अनुसार पीड़ित के प्रति उनके कर्तव्य से खुद जिम्मेदारी मुक्त कर ली है।
और इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.